Hello everyone, welcome back to Erudite Political. My name is Idbastar Sheikh and in this video we will be covering the topic Consumer Protection Act. So देखिए, सबसे पहले तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर कंज्यूमर्स जिनके लिए ये प्रोटेक्शन एक्ट लाया गया. फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे about the two Consumer Protection Act of 1986 as well as of the new Consumer Protection Act of 2019. मोरओवर जो 2019 का कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट था लास्ट ईयर दिसंबर 2020 में उससे एक क्वेश्चन भी आया था, तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है. नाउ लेट्स बिगिन विद द टॉपिक. सो सबसे पहले हमें जानना जरूरी है कि व्हाट आर कंज्यूमर्स. देखिए, कंज्यूमर एक पर्सन भी हो सकता है, एक ग्रुप भी हो सकता है जो मतलब ऑर्डर करता है या फिर कोई चीज़ परचेज करता है. That could be a good or product or service, and it could be for personal level also and for the social level also. ठीक है. So as mentioned, the definition is a consumer is a person or a group who intends to orders or uses purchase goods, products or service primarily for personal, social, family, household and other similar needs, not directly related to the entrepreneur or business activities. सो द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि जो कंज्यूमर्स की जो डेफिनेशन है जिसमें बोला गया है दैट कंज्यूमर्स बाय डेफिनेशन इंक्लूड अस ऑल. ये डेफिनेशन कंज्यूमर की दी थी प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी ने. ठीक है. ये डेफिनेशन उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स कांग्रेस की स्पीच में दी थी ऑन मार्च 15, 1962 और उनकी ये स्पीच बन गई द बेसिस फॉर द क्रिएशन ऑफ वर्ल्ड कंज्यूमर्स राइट्स डे. सो वर्ल्ड कंज्यूमर्स राइट डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? ये सेलिब्रेट किया जाता है मार्च 15, जिस दिन प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी ने यूनाइटेड स्टेट्स कांग्रेस में अपनी स्पीच दी थी. दैट वाज ऑन 15th मार्च इन द ईयर 1962. सो सिंस देन मार्च 15 इज ऑब्जर्व्ड एज वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे. बेसिकली हम लोग दो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में पढ़ेंगे. सबसे पहले वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो 1986 में आया था, जो पहला कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट था इंडिया में. उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो 2019 में लाया गया, जिसमें कुछ नए प्रोविजंस को ऐड किया गया. सो नाउ लेट्स बिगिन विद द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986. देखिए, 1986 में जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट लाया गया था उसका ऑब्जेक्टिव था कि वो बेटर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे कंज्यूमर्स इंटरेस्ट के लिए. इसके साथ इस एक्ट ने इफेक्टिव सेफ गार्ड्स प्रोवाइड करे कंज्यूमर्स के लिए अगेंस्ट वेरियस टाइप्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन एंड अनफेयर डीलिंग्स. अपार्ट फ्रॉम दिस, ये जो एक्ट था कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986, इसने कुछ कंज्यूमर्स के राइट्स बताए. इसने राइट्स तो बताए ही, बल्कि इसके साथ इसने ये भी प्रोवाइड करा कि इन राइट्स को कैसे प्रमोट किया जाए और कैसे प्रोटेक्ट किया जाए. एंड इट क्रिएट्स एन ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म एक्सक्लूसिवली फॉर द कंज्यूमर्स. अब इसके बाद वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द सैलिएंट फीचर्स ऑफ द एक्ट. सो ये सैलिएंट फीचर्स हैं 1986 के एक्ट के. सो नाउ लेट्स डिस्कस देम वन बाय वन. देखिए, सबसे पहले ये एक्ट 6 राइट्स बताता है कंज्यूमर्स के. नेमली दीज आर राइट टू सेफ्टी, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, राइट टू चूज, राइट टू बी हर्ड, राइट टू सीक रिड्रेसल एंड राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन. ये 6 राइट्स को हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे. सो द नेक्स्ट फीचर इज दैट अकॉर्डिंग टू द एक्ट जो कंज्यूमर है ये रिड्रेसल सीक कर सकता है अगेंस्ट द मैन्युफैक्चरर या फिर जो ट्रेडर है जो गुड्स एंड सर्विसेज जिसने प्रोवाइड करी थी कंज्यूमर को, सो लॉन्ग एज द गुड्स जो परचेज किए गए हैं या फिर जो सर्विस अवेल की गई हैं दैट वाज फॉर अ कंसिडरेशन पीरियड. ठीक है. नेक्स्ट फीचर है दैट द एक्ट प्रोवाइड्स फॉर अ सिंपल एंड वेरी इनएक्सपेंसिव एंड टाइमली रिड्रेसल ऑफ कंज्यूमर कंप्लेंट्स. मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट फीचर. सो द नेक्स्ट फीचर इज दैट ये जो प्रोविजंस हैं एक्ट के, दे आर नॉट ओनली कंपनसेटरी इन नेचर बट ऑल्सो प्रिवेंटिव एंड प्यूनिटिव इन नेचर. फर्दर द नेक्स्ट फीचर इज कि ये एक्ट इस्टेब्लिश करता है 3 टायर कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल मशीनरी. ठीक है. अब ये 3 टायर जो कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल मशीनरी है दैट इज एट द नेशनल लेवल, एट द स्टेट लेवल एंड एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल्स. इसको कॉमनली इट वुड बी नोन एज द नेशनल कमीशन, State Commission and District Forum respectively for the national, state and district levels. फर्दर जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर है एक्ट का, उसके तहत एक रिटन कंप्लेंट फाइल की जा सकती है बिफोर द डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम. ठीक है. अगर डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फोरम पे आप रिटन कंप्लेंट फाइल करोगे तो जो पेक्यूनियरी वैल्यू है डिफेक्ट की दैट शुड बी
अराउंड 20 लाख रुपीज़। ठीक है, अब यही कंप्लेन अगर आपको स्टेट कमीशन को करनी है तो उसकी वैल्यू होनी चाहिए अप टू रुपीज़ 1 करोड़। और अगर आप नेशनल कमीशन पर कंप्लेन फाइल कर रहे हो तो उसकी वैल्यू होनी चाहिए अबव 1 करोड़ रुपीज़ इन रिस्पेक्ट ऑफ द डिफेक्ट्स या जो भी गुड्स एंड सर्विसेज जो आपने अवेल करी है जिनमें डेफिशिएंसी आई है। देखिए, जो नेक्स्ट फीचर है वो है कि अगर कोई कंज्यूमर सेटिस्फाई नहीं है जो डिसीजन डिस्ट्रिक्ट फोरम ने दिया है तो वो उसके लिए अपील कर सकता है स्टेट कमीशन में। ठीक है, और अगर वो स्टेट कमीशन के डिसीजन से भी सेटिस्फाई नहीं है तो वो कंज्यूमर नेशनल कमीशन को भी अप्रोच कर सकता है। फर्दर जो नेक्स्ट फीचर है वो है कि ये एक्ट प्रोवाइड करता है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल सेटअप किया जाएगा। और ये जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल है ये 3 लेवल पे सेटअप किया जाएगा, दैट इज एट द सेंट्रल लेवल, एट द स्टेट लेवल एंड एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल्स एज वेल। और ये जो काउंसिल है ये एक एडवाइजरी बॉडी है जो प्रमोट करेगा एंड प्रोटेक्ट करेगा कंज्यूमर्स के राइट्स को। नाउ वी विल बी डिस्कसिंग दिस 6 राइट्स जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 ने प्रोवाइड किया था। ये राइट्स मैंने पहले ही मेंशन कर दिए हैं, पर अब इन राइट्स को हम थोड़ा ब्रीफली जान लेते हैं। सो पहला राइट है राइट टू सेफ्टी। देखिए, इट इज द राइट टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द मार्केटिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो मे बी हैजार्डस हो सकती हैं टुवर्ड्स द लाइफ या फिर प्रॉपर्टी ऑफ द कंज्यूमर्स। सो इसलिए राइट टू सेफ्टी इज द फर्स्ट राइट। ना सेकेंड राइट इज राइट टू इंफॉर्मेशन। राइट टू इन्फॉर्मेशन मतलब जो कंज्यूमर है उसके पास एक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए जो वो गुड्स या सर्विसेज ले रहा है उसकी क्वालिटी के बारे में या फिर उसकी क्वांटिटी के बारे में या फिर प्योरिटी एंड द स्टैंडर्ड्स एंड द प्राइसेस ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। सो बेसिकली ये राइट जो है वो प्रोटेक्ट करेगा कंज्यूमर्स को टुवर्ड्स द अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द थर्ड राइट, दैट इज राइट टू चूज। देखिए, अगर मार्केट में हमारे पास ऑप्शन ही नहीं होगा कि हमें जैसे कोई गुड्स लेना है उसके लिए हमारे पास एक ही प्रोवाइड है गुड्स और देयर इज़ नो ऑप्शन टू चूज बिटवीन द गुड्स, सो हमें चाहे वो महंगा हो या सस्ता हम उसी को चूज़ करेंगे अगर वो हमारी रिक्वायरमेंट है। सो इसीलिए राइट टू चूज़ भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर इफ़ देयर इज़ राइट टू चूज़ देन ओनली इट कुड बी मेड मीनिंगफुल बाय इंश्योरिंग एक्सेस टू अ वेराइटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एट कॉम्पिटेटिव प्राइसेस। और अगर कॉम्पिटेटिव प्राइसेस होंगे, हमारे पास चॉइस होगी किसी चीज़ को लेने की या ना लेने की, या हम इसके अगर हम एक चीज़ नहीं ले रहे उसके बदले हम दूसरी चीज़ ले सकते हैं, वो हमें मे बी कम प्राइस पे मिल जाए, तो इसमें कंज्यूमर्स का फ़ायदा रहता है। तो इसीलिए राइट टू चूज़ भी एक इम्पॉर्टेंट राइट है। नाउ द नेक्स्ट राइट इज राइट टू रिप्रेजेंट, दैट इज द फोर्थ राइट। देखिए, ये राइट टू रिप्रेजेंट है, इसकी वजह से इट इज़ मेक श्योर कि जो कंज्यूमर है उसकी कोई भी ग्रीवेंसेस है दैट विल बी रिलेसेंड, या फिर ये राइट टू रिप्रेजेंट अश्योर करता है कि जो कंज्यूमर का इंटरेस्ट है वो रिसीव किया जाएगा ड्यू कंसिडरेशन एट अप्रोप्रिएट फॉरम्स। मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट राइट, दैट इज राइट टू रिड्रेसल। देखिए, जो राइट टू रिड्रेसल है बेसिकली ये सीख करता है रिड्रेसल अगेंस्ट जो भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हैं या फिर स्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस हैं। This right will ultimately save the consumers from the exploitation. Now the next right is that is right to education. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट राइट है, बिकॉज देखिए, अगर कंज्यूमर एजुकेटेड है अपने राइट के बारे में सो बेसिकली इट विल इंश्योर दैट कंज्यूमर्स इन्फॉर्म हैं। ठीक है, अगर वो इन्फॉर्म है अबाउट द प्रैक्टिसेस दैट आर प्रिवेलेंट इन द मार्केट एंड द रेमेडीज if he is being exploited by the traders, so he will be basically educated enough to avail the remedies for that unfair trade practices. Now after discussing about the rights of the consumers, अब हम कुछ responsibilities जो हैं consumers की वो भी discuss कर लेते हैं। देखिए, कंज्यूमर्स की बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है जिन्हें हमने ब्रॉडली 5 रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में क्लासीफाइड किया है। सो फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बी अवेयर। देखिए, जो कंज्यूमर है दैट हैज़ टू बी माइंडफुल ऑफ द सेफ्टी एंड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज बिफोर इवन परचेजिंग द प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसे वेल अवेयर होना चाहिए ये जो भी सर्विसेज वो अवेल कर रहा है। नाउ द नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू थिंक इंडिपेंडेंटली। देखिए, कंज्यूमर शुड बी वेल कंसर्न्ड दैट व्हाट दे वांट एंड नीड एंड देयरफॉर मेक इंडिपेंडेंट चॉइसेस। सो बेसिकली कंज्यूमर्स नीड टू थिंक इंडिपेंडेंटली दैट व्हाट दे एग्जैक्टली वांट। नाउ द नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू स्पीक आउट। देखिए, जो बायर है वो बेसिकली उसे फियरलेस होना चाहिए, उसे किसी चीज़ का डर नहीं होना चाहिए टू स्पीक आउट जो भी उसके ग्रीवेंसेस हैं, और या फिर वो ट्रेडर्स को बताए कि what he or she exactly want from them. Now the next responsibility is responsibility to complain.
देखिए, ये कंज्यूमर की खुद की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एक्सप्रेस करे या फिर कंप्लेन फाइल करे जो भी उसके डिससेटिस्फेक्शन उसे मिला है फ्रॉम द गुड्स एंड सर्विसेज जो उसने अवेल करी हैं। सो उसके लिए उसे सिंसियर एंड इन अ फेयर मैनर एक कंप्लेन फाइल करनी चाहिए। तो ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट इज टू फाइल द कंप्लेन दैट इज ऑफ नो वन एल्स बट ऑफ द कंज्यूमर इटसेल्फ। Now the next responsibility is responsibility to be an ethical consumer. आपको खुद को कुछ unfair practices नहीं use करनी चाहिए and you should be fair enough and not engage yourself in any deceptive practices. अब हमने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो 1986 का था उसके बारे में ज़्यादातर सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर कर ली। हमने उसके साइलेंट फीचर्स भी पढ़ लिए, उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी ले ली और जो भी वो राइट्स बताता है वो भी हमने पढ़ लिया अंडर द एक्ट। इवन हमने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी कंज्यूमर्स की होनी चाहिए वो भी डिस्कस कर ली। नाउ मूविंग अहेड, अब हम डिस्कस करेंगे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 2019। देखिए, जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है जो नया पास हुआ है दैट इज ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, ये पार्लियामेंट ने पास किया था 2019 में। ठीक है, एक चीज ध्यान में रखिए कि ये पास तो 2019 में हुआ था बट इट केम इनटू फोर्स इन जुलाई 2020। ठीक है, और ये जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है 2019 का, इसने किससे रिप्लेस किया? इसने रिप्लेस किया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986 जो हमारा प्रीवियस कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट था। ठीक है, सो बेसिकली ये सारी इसकी इंपॉर्टेंट बातें थी। सो इसका जो एक्ट ईयर है वो 2019 है एंड ये किस मिनिस्ट्री ने लाया? सो दिस इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, food and public distribution. Keep this in mind, it is important. Talking about the department, so it comes under the Department of Consumer Affairs. So now the question arises कि जब हमारे पास 1986 का कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट था तो ये नया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 का क्यों लाया गया? देखिए, ये जो नया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट था ये इसलिए लाया गया क्योंकि अब जो एरा चल रहा है दैट इज अ डिजिटल एज, राइट? अब एक नया एरा स्टार्ट हो गया कॉमर्स एंड डिजिटल ब्रांडिंग का और मतलब कंज्यूमर्स की नई एक्सपेक्टेशंस बन गई है। ठीक है, देयर इज डिजिटलाइजेशन हैज बीन प्रोवाइडेड लाइक इजी एक्सेस एंड अ लार्ज वेराइटी ऑफ चॉइसेस और मतलब पेमेंट्स भी काफ़ी कन्वीनियंट हो गया है, ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम अवेलेबल हो गया है मार्केट में और मतलब सर्विसेज भी आप कह सकते हैं कि पहले से इम्प्रूव हो गई है और शॉपिंग भी एज पर कन्वीनियंस हो गई है। यू डोंट नेसेसरली हैव टू गो टू द मार्केट, आप ऑनलाइन घर बैठे भी कुछ भी आप चाहें आप शॉप कर सकते हैं। सो ये जो चीज़ें हैं ये मतलब हैं तो एडवांटेजियस बट इसके साथ चैलेंजेस भी आते हैं कंज्यूमर के लिए। ठीक है, अब ये जो नए चैलेंजेस आ रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस न्यू डिजिटलाइजेशन, ये चैलेंजेस को कैसे फेस किया जाएगा? अब ये जो चैलेंजेस हैं इन्हें फेस करने के लिए इंडियन पार्लियामेंट ने लैंडमार्क कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल 2019 को पास किया जिसका एम था कि वो टाइमली एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेटलमेंट ऑफ कंज्यूमर डिस्प्यूट्स प्रोवाइड करे। Now we will be discussing the salient features of the new act of the 2019 Consumer Protection Act. So सबसे पहला जो फीचर है कि एक नई डेफिनेशन बताता है कंज्यूमर का। So ये नई डेफिनेशन क्या है? देखिए, ये नई डेफिनेशन है a person is called a consumer who avails the services and buys any good for self use. ठीक है, what to mention that if a person buys any goods or avails any services for resale or commercial purpose, he she is not considered a consumer. मतलब अगर किसी कंज्यूमर ने कोई सर्विस या फिर कोई गुड अपने सेल्फ यूज के लिए लिया है तो वो कंज्यूमर कंसिडर किया जाएगा, पर अगर उसने यही कोई गुड्स एंड सर्विसेज जो है अवेल करी है कि वो आगे रीसेल कर सके या फिर किसी कमर्शियल पर्पस में यूज कर सके तो उसे एज अ कंज्यूमर ट्रीट नहीं किया जाएगा। एंड ये जो डेफिनेशन है इसने ना हॉराइजन बढ़ा दिया है क्योंकि ये जो नई डेफिनेशन है इट हैज कवर्स ऑल टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन, चाहे वो ऑफलाइन किए गए हों या ऑनलाइन मोड के थ्रू किए गए हों, वेदर इट्स टेली शॉपिंग और डायरेक्ट सेलिंग और मल्टी लेवल मार्केटिंग। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 2019, दैट इज दैट इट एस्टैब्लिशेस अ सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। ये जो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी है CCPA, दैट विल बी एक्टिंग एज अ रेगुलेटरी अथॉरिटी और इट विल एंड ये जो अथॉरिटी है दैट इज ओनली रिस्पॉन्सिबल टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट एंड इन्फोर्स द राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स और सारे केसेस को यही देखेंगे जो रिलेटेड हैं टुवर्ड्स अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस या फिर मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स या फिर वायलेशंस ऑफ द कंज्यूमर राइट्स। फर्दर द नेक्स्ट फीचर इज कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन। So this new act
has the provision for the establishment of a consumer disputes redressal commission, और ये जो commission है that is at the national level, at the state level as well at the district levels to entertain the consumers complaints. Now the next feature of the Consumer Protection Act of 2019 is e-filing of complaints. So जो नया प्रोविजन ये ऐड किया गया है कि अब कंज्यूमर जो है इलेक्ट्रॉनिकली अपनी कंप्लेंट्स को फाइल कर सकते हैं एंड फॉर द पर्पज ऑफ हियरिंग और एग्जामिनिंग द पार्टीज इवन थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग. सो कंज्यूमर्स के लिए अब ज़रूरी नहीं है कि वो एक लॉयर को हायर करें एंड सो दैट ही कैन रिप्रेजेंट देयर केसेस. आई मीन दे कैन डायरेक्टली फाइल अ कंप्लेन while not presenting at the forum, and it is all now online process. Now the next feature talks about product liability and penal consequences. देखिए ये जो एक्ट है इसने एक नया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया है जो है प्रोडक्ट लाइबिलिटी का. वो क्या है? वो ये है कि जो भी मैन्युफैक्चरर है या फिर जिसने सर्विस प्रोवाइड करी है प्रोडक्ट की या फिर जो भी प्रोडक्ट सेलर है, ये सब अब रिस्पॉन्सिबल हैं टू कंपनसेट जो भी इंजरी कॉज या फिर जो भी डैमेज कॉज हुआ है डिफेक्टिव प्रोडक्ट की वजह से. सो नाउ दिस प्रोविजन ब्रिंग्स दैट कि जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है उसके अंदर अब जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर है, प्रोडक्ट सर्विस प्रोवाइडर है और जो प्रोडक्ट सेलर है उसको भी आप क्लेम कर सकते हो फॉर द कंपनसेशन. और ये जो टर्म है दैट इज द टर्म प्रोडक्ट सेलर, ये अब इंक्लूड करेगा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स को भी. Now the next salient features of the act is towards the penalties for misleading advertisements. So the Central Consumer Protection Authority may be imposing a penalty on a manufacturer या फिर endorser for a false or misleading advertisement. Moving ahead with the next feature. So the next feature is the Central Consumer Protection Council. So basically this act empowers the central government कि वो establish करे a Central Consumer Protection Council जो एक advisory body की तरह काम करेगी, and it will be under the Ministry of Consumers Affairs, Food and Public Distribution with the Minister of State as vice chairperson. Discussing about the next feature of the act, that is the most important one, is that अब ये act जो है it includes the e-commerce sector, right? जिसके लिए और बेसिकली ई कॉमर्स सेक्टर की वजह से ये नया एक्ट लाया गया जिसमें लाइक जो 1986 वाला कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट था उसमें अमेंडमेंट किया गया. सो जो पहला वाला एक्ट था उसमें ना कोई भी स्पेसिफिकली प्रोविजन नहीं था जो इंक्लूड करता हो ई कॉमर्स से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस जो भी हुए हैं. पर अब जो नया एक्ट है दैट इंक्लूड्स द ई कॉमर्स सेक्टर, and e-commerce has been witnessing tremendous growth in India. So जो e-commerce market है वो भी मतलब grow कर रही है by day. So this is the reason why the act also enables regulations to be notified on the e-commerce and direct selling with a focus on the protection of the interest of the consumers. So this was all about the new Consumer Protection Act. So ये सारे important जितने भी features थे act थे वो भी अब हमने discuss कर लिया है. Now briefly एक बार ना कंपैरेटिव स्टडी कर लेते हैं जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 का था और जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 का है. सो टॉकिंग अबाउट द प्रोविजंस, फर्स्ट वन अबाउट द रेगुलेटर. सो जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में था इसमें कोई भी प्रोविजन नहीं था फॉर हैविंग अ सेपरेट रेगुलेटर, वेयर एज जो नया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आया 2019 में उसने तो एक अथॉरिटी स्टैब्लिश करी है दैट इज द सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी CCPA. नाउ towards the next provision that is about the consumer court. So जो कंप्लेन जो फाइल कर सकता था कंज्यूमर कोर्ट में वो उधर कर सकता था जहां सेलर्स या फिर डिफेंडेंट का ऑफिस लोकेटेड है. पर जो नया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है उसके तहत जो कंप्लेन है दैट कैन बी फाइल्ड इन अ कंज्यूमर कोर्ट वेयर द कंप्लेनेंट resides or works. Talking about the next provision that is about the product liability. So basically पुराने वाले कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में ऐसा कोई प्रोविजन ही नहीं था प्रोडक्ट लाइबिलिटी के लिए, और जो कंज्यूमर था वो सिविल कोर्ट को अप्रोच कर सकता था पर देयर वाज नॉट अ कंज्यूमर कोर्ट, राइट. पर नए एक्ट के तहत कंज्यूमर कैन सीक कंपनसेशन फॉर हार्म कॉज्ड बाय अ प्रोडक्ट और सर्विस. Moving ahead with the next provision that is about pecuniary jurisdiction. So जो jurisdiction है that is also changed. That was कि district का जो jurisdiction था वो था cases that was up to 20 lakh and state was up to rupees 20 lakh to 1 crore and for the national level that was above 1 crore.
पर अब जो नया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है उसने अब जुरिस्डिक्शन को और इन्हांस कर दिया है एंड डिस्ट्रिक्ट forums can deal up to the cases that are can deal to the cases that are up to rupees 1 crore. Then जो state है that can deal towards the cases that are from rupees 1 crore to 10 crore. And talking about the national one, they can deal with the cases that are above rupees 10 crore. टॉकिंग अबाउट द ई कॉमर्स, सो ई कॉमर्स से रिलेटेड कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में कोई प्रोविजन था ही नहीं. वेयर इज टॉकिंग अबाउट द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 2019, इसमें अब ई कॉमर्स को इंक्लूड किया गया है एंड देयर आर रूल्स ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एक्सटेंडेड टू ई कॉमर्स एज वेल. Talking about the last provision, that is mediation cells. So again, Consumer Protection Act 1986 में there was no legal provision for mediation cells, but Consumer Protection Act 2019 में there are provision for mediation cells and court can refer settlement through mediation as well. So this was all for today's video, and इस वीडियो में हमने ट्राई करा कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट से जितनी भी इंपॉर्टेंट एंड रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है एग्जाम पर्पज से रिलेटेड वो सारी कवर की जाए. इस वीडियो में हमने इसीलिए दोनों एक्ट को कवर कर दिया. सो आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो आई होप कि आपका ये जो टॉपिक है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट वो कंप्लीट हो जाए और इसके बाद आपको कोई और वीडियो या फिर कोई और वेबसाइट को रेफर ना करना पड़े. सो इन द सेम मैनर जो भी हम टॉपिक कवर करेंगे हम ऐसे कवर करेंगे, हम ट्राई करेंगे कि वो ऐसे कवर हो कि आपको इसके बाद कोई और वीडियो या फिर किसी और सोर्सेज को रेफर ना करना पड़े. सारी इन्फॉर्मेशन जो रेलिवेंट हो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू फ्रॉम द एग्जामिनेशन वो कवर की जाए. सो वी होप दैट यू लाइक आवर वीडियो, एंड इफ यू लाइक आवर वीडियो देन प्लीज डू सब्सक्राइब to the channel, like, comments, give your feedback, and do share the video towards the people who you find that it would be helpful. So thank you.